हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन है। यदि कोई व्यंजन पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वह स्वर सहित व्यंजन है, और किसी भी व्यंजन को पूरा लिखने के लिए स्वर की सहायता ही लेनी पड़ती है। और स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित व्यंजन का मतलब होता है शुद्ध व्यंजन, ऐसा व्यंजन जो अपनी मूल प्रकृति में है, और ऐसे व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है। और स्वर रहित व्यंजन का मतलब ही होता है वो व्यंजन कैसा है, आधा है। तो यहाँ पर जो का है वो कैसा है, कैसे बना हुआ है? ये बना है का आ के सहयोग से बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये कैसा है, स्वर सहित व्यंजन है। और यहाँ पर दिया गया है ला और माँ। ला और माँ व्यंजन को हलंत के साथ लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ स्वर का लोप है, मतलब ये क्या है, स्वर रहित व्यंजन है। और ई जो है, ई व्यंजन नहीं है, ई क्या है, स्वर है। तो हमसे पूछा गया है कि स्वर सहित व्यंजन है, तो स्वर सहित व्यंजन कौन सा होगा, का। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो रिक्त स्थान कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे आँख, मुँह, चांद आदि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग पदेन रूप में किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो व्यंजन स्वर रहित है मतलब कि वो कैसा है, आधा है, और उसी व्यंजन के ये नीचे होता है, इसलिए पैर में लगने के कारण रा को व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। जैसे प्रकाश, प्राण, प्राचीन, इन सभी शब्दों में रा का प्रयोग जो है पदेन रूप में किया गया है। जैसे हम देखते हैं प्रकाश को, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये कैसे होगा, पा आधा है, रा इसमें आ स्वर मिला हुआ है, का यहाँ पर क्या है, आ स्वर यहाँ पर भी मिला है, और सा। तो यहाँ पर जो रा है ये मिलकर के क्या बन जाएगा, रा। तो रा के पहले जो ये पा है वो कैसा है, आधा है। आधा है मतलब ये क्या है, स्वर रहित है। तो यदि रा के पहले रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन है तो इसका मतलब यही है कि रा का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इस पा के नीचे किया जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो ये क्या बन गया, प्रकाश। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन, प्राचीन। अगला प्रश्न है, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में रिक्त स्थान आ जाता है। किसी भी शब्द की वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। अंतर मतलब फर्क आ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन। समानता, समानता का अर्थ होता है एक समान होने का भाव। अंतर ये निरर्थक शब्द है, और भेद जो है वो किसी शब्द विशेष के विभिन्न प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। निपात को अवधारक भी कहते हैं
यह शब्द किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने बोला काश तुम मेरे होते, तो जो ये काश है ना, ये भी निपात है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं सा, ही, भी, तो, ये सभी के सभी क्या हैं, निपात हैं। तो यहाँ पर उचित निपात क्या होगा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, सा। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। बाण की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, सर, तीर, इक्षु, सायक, विसिख। जिसकी चार भुजाएं हों उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसके लिए क्या होगा, चतुर्भुज। तो थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। लौट कर आया हुआ के लिए क्या कहा जाता है, प्रत्यागत। यहाँ पर क्या है, प्रति, धन, आगत। तो यहाँ यण संधि से ये क्या बन गया है, प्रत्यागत। आगत का मतलब क्या होता है, आया हुआ, और प्रत्यागत का मतलब क्या होता है, लौट कर आया हुआ। सो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। इसका संधि विच्छेद है देव धन ऋषि। यहाँ पर आ और री, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया है, अर, जिससे ये क्या बन गया है, देवर्षि। तो आ या आ के बाद यदि री आता है तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, अर बन जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, और भक्षक का मतलब होता है भक्षण करने वाला। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। ती प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है, शक्ति, शक, धन, ती। और ती क्या है, ती यहाँ पर कृत प्रत्यय है। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो शक्ति है वो क्या होगा, कृदंत शब्द होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, शक्ति। और बाकी के जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, शक्तिशाली, यहाँ पर जो प्रत्यय होगा वो क्या बनेगा, शाली। यहाँ पर पुंज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, शक्तिपूर्ण में पूर्ण। सो ती प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा, शक्ति। अगला प्रश्न है, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। जब देवासुर का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, देव और असुर। और यहाँ पर जो देव और असुर हैं ये एक दूसरे के विलोम हैं, और विलोम शब्द किस में आते हैं, द्वंद्व समास में। ऐसा जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द ही आते हैं, लेकिन जितने भी विलोम शब्द हैं वो द्वंद्व समास में ही आते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। सिर से पैर तक मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक। तो इसके लिए क्या कहेंगे, आदि से अंत तक। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। शासन का शुद्ध रूप क्या है, शासन।
सो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इन पंक्तियों में देशभक्ति की बात की जा रही है और यहाँ वीरता का भाव प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वीर रस है। युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अलंकार पूछा गया है। यहाँ मनहु शब्द का प्रयोग किया गया है और इस शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है, जहाँ रूप गुण आदि समान प्रतीत होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए और उसे व्यक्त करने के लिए मनु, मानो, जानो, जनु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, बद उपसर्ग किस भाषा का है। उपसर्ग के भेद 4 भाषा में है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू फारसी। तो जो बद उपसर्ग है वो उर्दू फारसी भाषा का है। बद का मतलब होता है बुरा, और बद उपसर्ग से बने शब्द जैसे बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत आदि। यहाँ पर सही उत्तर क्या है, उर्दू फारसी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर मेखलाकार का मतलब है कर्धनी के आकार का। कर्धनी मतलब होता है स्त्रियों की कमर में बंधने वाला आभूषण है, जिसे एक तरफ से देखने पर यह पता नहीं चलता कि इसका फैलाव कुल कितना है। चूँकि यहाँ पर पहाड़ बहुत विशाल है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए ये पता नहीं चलता कि इसका फैलाव कुल कितना है। इसीलिए यहाँ पर्वतों को मेखलाकार कहा गया है। और यहाँ लिखा है दृक् सुमन, मतलब इसका है पुष्प रूपी आँखें। मतलब यहाँ कोई तुलना नहीं हो रही है, बल्कि बिना कोई अंतर किए ही आरोपित किया जा रहा है। उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, और जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के साथी होते हैं, संचारी भाव स्थायी भाव के साथी होते हैं। संचारी भाव मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव रस के उपयोगी होकर जल तरंग की भांति उसमें संचरण करते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। सो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। जो शब्दांश शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ अधखिला में जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अध धन खिला। तो आगे क्या है, अध है, इसलिए ये क्या है, उपसर्ग है, और खिला क्या है, मूल शब्द है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन अध। अध का मतलब होता है आधा।